नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ सुबोध चतुर्वेदी और आज आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी स्वरचित कहानी, जिसका शीर्षक है उतरन। सुनिए। मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी, जाती भी कैसे। शहर से सरिता मौसी जो आने वाली थीं। मौसी का आगमन हम सब बच्चों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था। हमारा गांव धीरे धीरे कस्बा बनता जा रहा था, पर फिर भी उसमें शहरों वाली बात कहाँ। एक बार पापा के साथ शहर जाने का मौका मिला था। मेरे साथ छोटा भाई अरुण भी था। मौसी का घर क्या था, बिल्कुल आलीशान, जिसे अब तक हमने कल्पनाओं में ही देखा था। मौसाजी मिलिट्री में बड़े अफसर थे। उनकी बड़ी बड़ी मूछें, रौबीला व्यक्तित्व हम बच्चों को सहमाने के लिए काफ़ी था। उनके घर में आते ही हम दोनों भयभीत होकर घर के किसी कोने में छिप जाया करते थे। उनके सामने बोलने में भी डर लगता कि कहीं कुछ गलती न कर बैठें। कस्बाई मानसिकता जो हमारे सिर पर सवार थी। मौसी के भी 2 बच्चे थे जो फर्राटे से अंग्रेजी बोलते थे। उनका रहन सहन, चमक दमक देख हम लोग हीन भावना से भरे रहते। उन दोनों के व्यवहार में हम लोगों के प्रति उपेक्षा का एक स्थायी भाव था। सबसे अलग थलग बस अपनी मौसी लगती थी। जितना बनता हम दोनों मौसी के इर्द गिर्द ही घूमा करते। वे अपने बच्चों के साथ खेलने कहती, पर हमारी हीन भावना हमारे कदम रोक देती। बड़ी उमंग लेकर शहर आए थे। पापा का काम 2 दिन का था। मौसी चाहती थी अब आए हैं तो 2-4 दिन घूम कर ही जाएं, पर हम लोग किसी भी सूरत में रुकने को तैयार नहीं थे। जिद पकड़ ली कि अम्मा की याद आ रही है। बहाना भी था और सच भी। सच तो यह है कि उस माहौल में मौसी भी अपनी नहीं लग रही थी। मौसी के घर जाने का पहला और यह आखिरी मौका था। दोबारा जाने की कभी हिम्मत नहीं पड़ी। मौसी जब भी हमारे घर आती अकेले ही आती। बच्चों के साथ ना आने के अनेक कारण थे। कभी स्पोर्ट्स, कभी एग्ज़ाम। सच तो यह था कि वे शहराती लोग थे। गांव की आबो हवा उन्हें रास कहाँ आने वाली थी। चारों ओर गंदगी का साम्राज्य, गोबर की बदबू, साथ ही मच्छरों का प्रकोप। हम लोग तो इन सब बातों के आदी हो चुके थे। मौसी जब भी आती अपने बच्चों के पुराने कपड़े उपहार में दे जाती। उनके पुराने कपड़े भी हम लोगों के कपड़ों से बहुत अच्छे होते। उन्हें पहनकर पूरे गांव में इतराते घूमते। अपने दोस्तों की निगाह में ईर्ष्या का भाव देखकर बड़ी आंतरिक खुशी मिलती। हमें मालूम था कि वे उतरन हैं, फिर भी पहनने में कोई गुरेज नहीं था। जानते थे पापा की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि कपड़े नए खरीदकर शहर के फैशन के अनुकूल पहने जा सकें। उतरन पहनकर भी हमारे चेहरे खुशी से खिले रहते। दूसरी ओर माँ का चेहरा मुरझा जाता। मौसी उनसे बड़ी थी, प्रकट में वे उनसे कुछ नहीं कह पाती थी। दूसरी ओर हमारे खिले चेहरे देखकर हमारी खुशियों को छीनने का साहस भी नहीं कर पाती थी। उस समय हम लोगों में इतनी समझ नहीं थी कि यह समझ सकें इससे उनका स्वाभिमान आहत होता होगा। मौसी अपनी 2-4 पहनी हुई साड़ियाँ थमाना चाहती तो वे विनम्रता से हंसते हुए इनकार कर देती। तरह तरह के बहाने बना देती। अब इतनी अच्छी साड़ी पहनकर भला चूल्हे पर खाना कैसे बनाएंगे, अथवा इन्हें पहनकर कैसे दूध दुहाएंगे, कैसे गोबर पाथेंगे। मौसी निरुत्तर होकर साड़ियाँ उठाकर अपने बैग में रख लेती। जवाब में कहती, चल कोई बात नहीं, तुझे नहीं चाहिए तो सुशीला को दे दूंगी, वह तो बड़े चाव से पहनती है। सुशीला उनके दूर के रिश्ते की ननद थी, जिसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। दानशीलता के दर्प से मौसी का चेहरा दिपदिपाने लगता। 2 दिन से वे अधिक हमारे घर कभी नहीं रुक पाती थी। न रुक पाने की उनके पास बहुत सी वजह थी। माँ भी चाहती थी कि वे जल्दी से जल्दी प्रस्थान कर जाएं। हम बच्चे उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते, पर वे तीसरे दिन विदा ले लेती। उनकी गाड़ी गांव की पगडंडियों पर धूल उड़ाती चली जाती और गांव के सभी बच्चों के साथ हम लोग गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते धूल के गुबार में गुम हो जाते। मौसी के आगमन से घर के नियमित क्रम में अंतर आ जाता। रोटी की जगह खीर पूड़ी खाने को मिलती, कभी सूजी का हलवा मिलता। बहुत दिनों बाद तृषार्त जिह्वा को तरमाल खाने को मिलता। हमारी आत्मा तृप्त हो जाती। यही कारण था कि हम लोग चाहते मौसी कुछ दिन और ठहरें।
हमारे प्रबल आग्रह को देख माँ की तरेड़ती आंखें हमें सहमा देती। उनके जाने के बाद अम्मा का बड़बड़ाना शुरू हो जाता। उनका महीने भर का बजट बिगड़ चुका होता, महीने भर का राशन 2 दिन में उड़ चुका होता, बनिया की उधारी अलग चढ़ जाती। गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए अम्मा को बहुत कतरब्यौत करने लगती। वे हर समय झल्लाई रहती। मौसी इन बातों को खूब समझती थीं। भरपाई के तौर पर हम लोगों की मुट्ठी में कुछ रुपए थमाना नहीं भूलती। हम लोग अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेते। डर लगता जैसे ही पकड़ ढीली हुई रुपए फुर्र से कहीं उड़ ना जाएं। माँ अपने रुपयों में से शगुन का 1 रुपया निकालकर विनम्रता से मौसी को वापस कर देती। उनकी यह हरकत हम बच्चों को बड़ी नागवार गुजरती। भला कोई आदमी आई हुई लक्ष्मी को ऐसे ठुकराता है? वह थी हमारे बचपन की नादान उम्र। बातों को गूढ़ता से समझने की तो कतई नहीं थी। मौसी के आगमन से माँ के व्यवहार में अंतर आ जाता। वे नए सिरे से अपने घर का आकलन करने लगती। पिताजी की बंधी हुई आमदनी कम लगने लगती। इन परिस्थितियों के लिए पापा को हम कम, भाग्य को जिम्मेदार मानती। दोनों सगी बहनें थीं, परंतु हैसियत दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। जब तक मौसी रहती, माँ अधिक सजग रहती। वे नहीं चाहती थी कि उनके किसी अभाव के विषय में उन्हें पता चले, पर वे उम्र और अनुभव दोनों में बड़ी थीं। अक्सर अपना साबुन, तेल, जरूरत की चीज़ें साथ लेकर चलती। उनका साबुन बहुत खुशबूदार था, पूरा बाथरूम महक जाता। उनके नहाकर निकलते ही हम दोनों में पहले नहाने की होड़ लग जाती। हम दोनों ही खुशबूदार बाथरूम में नहाने का आनंद लेना चाहते थे। मौसी का साबुन ललचाता, पर माँ की सख्त हिदायत याद आ जाती। हाथ फेर कर ही मन को तसल्ली कर लेते। हमारा तो वही 12 महीने का एक साबुन लाइफ बॉय था। शायद पैदा होने के दिन से उसी से नहा रहे थे। मौसी चलते समय जानबूझकर अपना साबुन छोड़ जाती, पर माँ की चौकन्नी निगाहें तुरंत बाथरूम से उठा लाती और उन्हें थमा देती। मौसी ऐतराज करते हुए कहती, तो क्या हुआ, बच्चे इस्तेमाल कर लेंगे। पर तुरंत माँ का उत्तर हाजिर होता, नहीं जिज्जी, बच्चे अपनी आदत क्यों बिगाड़ें। जो उनकी तकदीर में लिखा है उसी की उन्हें आदत होनी चाहिए। माँ की यह हठधर्मता हम लोगों को अंदर तोड़ देती। क्या होता यदि 2-4 दिन हम लोग उस सुगंधित साबुन से नहा लेते? क्या हमारी आदत खराब हो जाती? कुछ देर मुंह फुलाए रहते, फिर सब भूलकर खेलने में व्यस्त हो जाते। मौसी के जाने के बाद महीने के बचे दिन जोड़ तोड़ कर गुजारते। कभी सब्जी की नागा होती, कभी अकेली दाल से काम चला लिया जाता, कभी शक्कर न होने पर गुड़ की चाय पीने को मिलती। हम लोग इन चीज़ों के आदी थे, इसलिए कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मौसी हर बार चलते समय अपने घर आने के लिए निमंत्रण दे जाती। माँ सिर हिला देती, पर जाती कभी नहीं थी। कारण वही, पैसे का अभाव। वे जानती थी उनके पास बहन के स्तर के अनुकूल कपड़े भी नहीं हैं। दूसरे उनके बच्चों के लिए उपहार ले जाने की हैसियत भगवान ने नहीं दी थी। फिर भला किस मुंह से जाने की सोच सकती थी। पापा भी सब समझते थे। माँ का चुप रहना अंदर ही अंदर उन्हें तोड़ देता। वे चाहते थे आम औरतों की तरह माँ लड़ाई झगड़ा करें, पर पता नहीं वे किस मिट्टी की बनी थीं। होठों पर चुप लगी रहती। दोनों के रिश्तों में जो आपसी समझ थी, मधुरता थी, वह किसी से छिपी नहीं थी। पैसे का अभाव भले ही था, पर प्रेम का अभाव बिल्कुल नहीं था। बिना बोले ही दोनों एक दूसरे की बात को समझते थे। दूसरी ओर मौसी और मौसा जी के बीच एक अलंघ्य दूरी थी। घर में कड़ा अनुशासन रहता, जिसका पालन उन्हें और दोनों बच्चों को करना पड़ता। जितनी देर वे घर में रहते, फौज का अनुशासन कायम रहता। सामान्य रूप से हंसना बोलना शायद वे जानते ही नहीं थे। एक बार मौसी को माँ से कहते सुना था, सुन मुनिया, तेरे घर आकर भले ही 2 दिन रहूं, पर लगता है कि घर में रह रही हूँ। यहाँ की हवा में इतना अपनापन है, इतने वर्षों बाद भी, लेकिन अपना घर अपना नहीं लगता। मेजर साहब हमेशा मेजर ही बने रहते हैं। न वे सामान्य पति बन पाए, न ही एक सामान्य पिता। उनके कठोर अनुशासन ने हम सबकी जैसे हंसी छीन ली है। जब तक वे घर में रहते हैं, घर एक जेल ज़्यादा लगता है। पैसा खर्च करने पर कोई पाबंदी नहीं है, पर खरीदारी भी कितनी की जा सकती है। जब तक कोई सराहने वाला न हो, भारी भरकम साड़ियाँ भी तुच्छ लगने लगती हैं।
तब इन बातों को समझने की उम्र नहीं थी। एक ही सोच थी, खूब सारा पैसा हो तो दुनिया की सारी खुशियाँ मुट्ठी में कैद की जा सकती हैं। आज जब बड़ी हो गई हूँ तो लगता है मौसी का कथन कितना सार्थक था। आज मैं माँ और मौसी के जीवन की तुलना करके देखती हूँ तो लगता है माँ का पलड़ा पैसों का अभाव होते हुए भी हमेशा भारी ही रहा। हम दोनों माँ पापा के साये में पलकर बड़े हुए। दूसरी ओर मौसी के बच्चों को पढ़ने के लिए बोर्डिंग भेज दिया गया। मौसी बच्चों के सानिध्य को तरसती रहीं। पढ़ाई पूरी हुई तो नौकरी करने विदेश चले गए। जब कभी घर आते तो पूरे समय मोबाइल कंप्यूटर में उलझे रहते। जब बच्चों की याद असहनीय हो जाती तो मौसी गांव चली आती। हम दोनों बच्चों को सीने से लगाकर अपनी ममता की प्यास बुझा लेती। मौसी की ममता जब भी बाँह फैलाकर हमें पुकारती, हम भी कैसे भी वक्त निकालकर उनसे मिलने शहर चले जाते। उनके आंचल में सिमटकर माँ मौसी के बीच का फ़र्क भूल जाते। जितनी प्यारी हमें हमारी माँ है, उतनी ही प्यारी हमें हमारी सरिता मौसी हैं। उनके बच्चों का स्थान तो नहीं ले सकते, पर भरपूर कोशिश करते हैं कि उनके जीवन के खालीपन को कुछ देर को ही सही दूर कर पाएं। संवेदना के धरातल पर उनके दोनों बच्चे ही उनसे कोसों दूर हैं। गलती उनकी भी नहीं है। वे जिस पाश्चात्य वातावरण में पले बढ़े, जीवन में व्यावहारिक ज्ञान तो खूब पा गए, पर भावनाओं से शून्य हो गए। वे कभी भी अपनी माँ की इच्छाओं को नहीं समझ पाए। हर चीज़ को हमेशा पैसों से तोलते रहे। इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ रहे कि हर सुख पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। नतीजा वही रहा कि अपार पैसा होते हुए भी मौसी की अपनी झोली हमेशा खाली रही। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका दुख और बढ़ता चला गया। ईश्वर उन्हें इतनी समझ दे दे कि पैसा एक सीमा के बाद अर्थहीन हो जाता है। उनकी माँ को बस उनके साथ की ज़रूरत है, ना कि उनके पैसे की। कहानी इतनी ही। धन्यवाद।